उसके लहजे से गहरा तजस्सुस झलक रहा था। जमीन पर तुम्हारे मुहावजों का जाल फैला हुआ है, मगर फिजाई रास्ता हर एक के लिए खुला हुआ है। रासलमैंडा ने पहले के 9 मंसूबे में एक हल्का माल बरदार त्यारा इस्तेमाल किया, फिर फ्रीडम लॉज से हेलीकॉप्टर में फरार हुआ। इसका मतलब यह है कि वो फिजाई वसाइल पर दस्तरस रखता है और इस वीराने में बहुत आसानी से कोई फिजाई वार कर सकता है। काश वो इधर का रुख करने की अमाकत कर ही गुजरे। अव्वल खान की आवाज में हसरत से मटाई। कल ही एयरफोर्स वालों से 2 हल्की एंटी एयरक्राफ्ट करने मुस्तार लेकर यहाँ नस्ब की गई हैं। मेरे ज़हन में कोई खतरा जन्म लेता है तो मैं फौरन ही उसका तदारक करने की कोशिश करता हूँ। वो इधर आया तो जले हुए मलबे में उसकी लाश पहचानी भी नहीं जा सकेगी। मेरे दोनों गनर एयरफोर्स ही से रिटायर्ड होकर आए हैं। हम स्टेशन 4 की हदूद में दाखिल हुए तो रात के 12:30 बज चुके थे और वहां रात उतरी हुई थी। बैरकों में कहीं कहीं हल्की रोशनी के कुमकुमे जल रहे थे, लेकिन बेशतर कमरे तारीक थे। अलबत्ता अव्वल खान के दफ्तर वाली बैरक में कुछ चहल पहल नजर आ रही थी। अव्वल खान अपने आदमियों के सलाम कबूल करता हुआ अपने दफ्तर के बजाय उस मुल्हिक कमरे में घुसता चला गया। दरवाजा खुलते ही दराज सफेद पाम औरत हड़बड़ाकर उठ बैठी, मगर चारपाई से नीचे नहीं आई। वह पुख्ता उम्र की एक दराज कामत और हसीन औरत थी। जवानी उसे अलविदा कह रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर बावकारियत मौजूद थी, जिसने उसके ढलते हुए हुस्न को 4 चांद लगा दिए थे। उसके बाल कदरे बिखरे हुए थे और आंखें खासी मुतर्रम थी, जैसे वो देर तक रोती रही हो। अब मैं कहाँ हूँ, किन लोगों में हूँ? खुदा के लिए कुछ तो बताओ, वरना मेरे दिमाग के रगे फट जाएंगे। हमें देखते ही उसने शुस्ता अंग्रेजी में बेबसी से फरियाद करते हुए कहा, सबर और सुकून से काम लो। अव्वल खान ने वहां मौजूद कुर्सी संभाल कर बेपरवाही से उससे कहा, तुम्हारे इत्मीनान के लिए इतना ही काफी नहीं है कि तुम अभी तक जिंदा हो और तकरीबन 24 घंटे गुजरने के बावजूद किसी ने तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया? तुम देख चुकी हो कि तुम्हारे पिछले दोस्त रेमी मार्टिन को हलाक कर चुके हैं। मुझे सिर्फ लाशें दिखाई गई हैं, ये नहीं बताया गया कि उन्हें किसने मारा है। रफ्ता रफ्ता तुम्हें सब कुछ बता दिया जाएगा। फिलहाल खुद को पुरसकून रखने की कोशिश करो और हमारे सवालात के जवाब देती चली जाओ। तुम्हारी अधूरी कहानी हम तक पहुंची है, मगर बेहतर होगा कि आज सरनो गुफ्तगू का आगाज करें। अव्वल खान उससे बहुत नरमी से बात कर रहा था। इस असना में मैं दूसरी कुर्सी पर बैठ चुका था। पहले मैं जहां थी वहां मुझे दूसरे कैदियों के रेवड़ के साथ रखा गया था। वो भराई हुई आवाज में कहने लगी, गनीमत है कि यहाँ मुझे अलग कमरा और बिस्तर दे दिया गया है। तुम शरीफ लोग मालूम होते हो। फ्रीडम लॉज से पहले तुम अपना तारुफ करवा दो तो बेहतर रहेगा। और तुम मिस हार्वे कहलाती थी, लेकिन अब तुम अचानक एलिस कोम्स होने की दावेदार बन गई हो। इसमें क्या चक्कर है? मैंने उसे राह रास्त पर लाते हुए पूछा। मेरे चोर का असल नाम बॉब गोम्स है, बल्कि था। उसने चंद लम्हे अपनी नजरें नीची करके अपने सोचने समझने की सलाहियतों को यकजा किया, फिर बोलने लगी। वो डेट्रॉइट में गाड़ियों के पुर्जे बनाने वाली एक बड़ी फैक्ट्री का मालिक था। वो फैक्ट्री इतनी बड़ी और मशहूर थी कि सिर्फ जनरल मोटर के लिए पुर्जे बनाती थी। बॉब गोम्स ने जब अपने सारे असासे समेट कर पाकिस्तान आने का फैसला किया तो हम दोनों ने खुद को पोशीदा रखने के अलग अलग नाम अपनाने का इरादा कर लिया। वो बॉब गोम्स से रेमी मार्टिन बन गया और मैं मिसेस एलिस गोम्स से मिसेस हार्वे बन गई। अव्वल खान ने मानी खेज नजरों से मेरी तरफ देखा, फिर एलिस से पूछा, पाकिस्तान आने के लिए तुम दोनों को अपनी शख्सियात को छुपाने का ख्याल क्यों आया? वह गहरा सांस लेकर बोली, ये एक लंबी कहानी है। इन दिनों हमारे दिलों में हेरोइन के खिलाफ एक मिशनरी जज्बा भरा हुआ था। हम दोनों अमेरिका में हेरोइन की फराहमी के खिलाफ कोई काबिल जिक्र काम करना चाहते थे। वो लम्हा भर के लिए खामोश हुई, जैसे अपने उमड़ते हुए जज्बात पर काबू पाने की कोशिश कर रही हो। फिर अपनी बात जारी रखते हुए बोली, फ्रीडम लॉज की बर्बादी और बॉब के कत्ल के बाद मेरे पास किसी बात को छुपाए रखने का कोई जवाब नहीं रहा। मुझे बता दिया गया है कि तफ्तीश मुकम्मल होने तक मुझे मेरे मुल्क के सफारती हुकाम से नहीं मिलने दिया जाएगा। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अब भी बता रही हूँ कि बॉब और जिमी लॉयड पुराने क्लास फेलो थे। बॉब को मालूम था कि जिमी लॉयड अमेरिका में बनाई गई सोसाइटी फायर हेरोइन एराडिकेशन का ताकतवर सरबराह है। वो दोनों एक दूसरे से मिलते रहते थे। जिमी लॉयड हमारे दुख से पूरी तरह वाकिफ था। उसने बॉब के जज्बे को देखते हुए उसे नाम बदलकर पाकिस्तान आने का मशवरा दिया था। एलिस के इंकिशाफात वाकई अहम और सनसनीखेज थे। शी की पूरी तारीख चाहने बगैर कोई इस कहानी पर भरपूर जरा कर ही नहीं सकता। अव्वल खान ने उसे अगला सवाल किया। नाम बदलने के मशवरे से बॉब को यह ख्याल नहीं आया कि जिमी लॉयड उसे अपने मुजरमाना साजिश में एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है? जिमी लॉयड ने पहले ही उसे हर बात बता दी थी। वो एक दूसरे के मुखलिस दोस्त थे और दोनों ही अमेरिका से हेरोइन का नामो निशान मिटाने का अज़्म लिए हुए थे। जिमी लॉयड ने उसे बताया था कि अमेरिका में हेरोइन की बेशतर मिकदार पाकिस्तान से आती है। यह हेरोइन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के सरहदी इलाकों में पैदा की जाने वाली अफीम से तैयार की जाती थी, मगर यूरोप और अमेरिका के लिए इसकी स्मगलिंग पाकिस्तान से होती थी। डिमांड और सप्लाई के मारूफ मुआशी असूल पर अमल करते हुए अमेरिका की नई नस्ल में हेरोइन की मांग को खत्म करना नामुमकिन था। इसलिए शी पाकिस्तान में हेरोइन को मकबूल बनाने के लिए एक लंबे मंसूबे पर काम कर रही थी। एलिस पूरी वजाहत के साथ अपनी कथा सुना रही थी।
जिमी लॉयड का मशवरा था कि अगर बॉब अपनी उम्र भर की कमाई हेरोइन के खिलाफ लगाने का इरादा कर ही चुका है तो उसे अपने असासों की पाकिस्तान में सरमायाकारी करनी चाहिए, जहां हर तरफ करप्शन का राज है। वो समाजी बहबूद के किसी भी मंसूबे की आड़ लेकर पाकिस्तान की करीब आबादियों में मुफ्त हेरोइन तकसीम करना शुरू कर दे तो चंद ही बरसों में सिर्फ पाकिस्तान में हेरोइन की खपत इतनी बढ़ जाएगी कि हम लोग दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान में हेरोइन खपा सकेंगे। जिमी लॉयड अमेरिका का एक मराज याफ्ता मुजरिम था। अव्वल खान ने तलखी से कहा। वो सदर अमेरिका तक बराह रास्त रसाई रखता था। इसे खतीर रकमें मुहैया की जाती थी। आखिर बॉब के दिमाग में क्या खलल आ गया था कि वो अपनी कामयाब जिंदगी को तज कर अपनी सारी दौलत पाकिस्तान के खिलाफ लुटाने पर आमादा हो गया था। यही हमारे दुख, मसाइब और फिर तबाही की असल दास्तान है। एलिस ने लरजती आवाज में कहा। टेड गोम्स हमारा अकलौता बेटा था। घरेलू आजादियों की वजह से वो 7 साल की उम्र में हेरोइन का आदी हो गया। हमें उसके एडिक्शन का इल्म हुआ तो पानी सर से गुजर चुका था। बॉब दीवानगी के आलम में उसे अपने साथ लेकर दुनिया भर की खाक छानता रहा, लेकिन टेड की लत नहीं छूट सकी। उसका नशा टूटता तो उसका पूरा बदन अकड़ कर कांपने लगता। आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ जाती, बदन से पसीने की धारें बहने लगती और अक्सर पतले दस्त शुरू हो जाते। उसे इस हालत में देखकर उसके मुआलिज तो क्या, खुद बॉब को उसे हेरोइन देनी पड़ जाती थी। बॉब को हेरोइन से शदीद नफरत थी, मगर अपने टेड के लिए वो हर वक्त इस होशरुबा सफूफ से भरी हुई शीशी जेब में लिए फिरता था। हमारी मेहनत किसी काम नहीं आ सकी। 11 साल की उम्र में टेड ने हमारी बाहों में सिसक सिसक कर दम तोड़ दिया। उसकी मौत बहुत भयानक थी। हमने अपनी आंखों से देखा था कि हेरोइन मासूम इंसानों को धीरे धीरे किस तरह मौत की अंधी और बेरहम वादियों में धकेलती है। टेड को दफनाने के बाद बॉब का दिल हर चीज से उचाट हो गया। वो कहने लगा कि बेजान मोटरों के पुर्जे बना बना कर उसने अपनी जिंदगी बर्बाद की है। उसे जिंदा इंसानों के लिए कुछ करना चाहिए। अगर वो एक इंसान की जिंदगी भी बचा ले तो समझेगा कि उसने अपना मकसद हयात पा लिया है। गुड, मैंने इस्तज़ाइया लहजे में कहा। और इस तरह उसने अमेरिका में बसने वालों की जिंदगियां बचाने के लिए पाकिस्तान के इंसानों को इस होलनाक वबा में मुबतला करने का फैसला कर लिया। बड़ा सफाक था तुम्हारा शौहर, जो इंसानों में सिर्फ रंग और नस्ल की बुनियाद पर इतना घनौना इम्तियाज बरतता था। यह उसकी सोच नहीं थी, वो बस हेरोइन का दुश्मन था। एलिस ने अपनी मुदाफत करते हुए कहा। उसे ये सोच भी जिमी लॉयड ही ने दी थी। वो कहता था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुश्तरका सरहदी इलाकों में अफीम की जड़ें तबाह किए बगैर दुनिया को दर्दनाक मौत के इस अजाब से नहीं बचाया जा सकता। और पाकिस्तान के हुक्मरान ये कदम इस वक्त उठाएंगे जब इनके सरहदों में घर घर हेरोइन का आसेब नाच रहा होगा। कुदरत ने बॉब के काबिल नफरत जुर्म के खिलाफ अपना फैसला साजिर कर दिया है। मैंने बेरहमी से कहा। अमेरिकाने का मतलब यह है कि तुम दोनों ने अपने अकलौते बेटी की मौत के बाद शी में शमूलियत इख्तियार की थी। मैंने ये नहीं कहा। हम कभी भी शी में शामिल नहीं हुए। बॉब के असासे कई मिलियन डॉलर मालियत के थे। वो ये सब जिमी लॉयड को सौंप देना चाहता था, मगर जिमी लॉयड ने उसे रोक दिया। शी को खातिर सरकारी ग्रांट मिलती थी। जिमी लॉयड इसे ईमानदारी से इन्हीं मकासद पर खर्च करता था जिनके लिए शी बनाई गई थी। लेकिन जेर जमीन दुनिया के बाद बेताज बादशाह इस रकम पर नजर रखे हुए थे। वो जिमी लॉयड को अपने साथ मिलाकर या इसे राह से हटाकर सारी ग्रांट खा जाना चाहते थे। जिमी लॉयड ने बॉब से कहा कि उसने अपना सरमाया शी में लगाया तो वो किसी भी वक्त डूब जाएगा। फिर उसने बॉब को पाकिस्तान आकर मिशन चलाने का एक मंसूबा दिया। बॉब जिमी लॉयड से मशवरे जरूर लेता था, लेकिन वो फ्रीडम लॉज का मालिक को मुख्तार था। पिछले 3 सालों में उसने बड़ी अरकरेजी से काम करते हुए यहाँ करोड़ों रुपए खर्च किए। मुझे अंदाजा हुआ कि वो अंदर की बहुत सी बातें जानती थी। मेरे लिए एक चौंका देने वाला इंकशाफ था कि अमेरिका में भी कोई लाबी जिमी लॉयड के खिलाफ काम कर रही थी। एलिस के सीने में छुपे हुए तमाम राज नरमी से ही उगलवाए जा सकते थे। हमारे सख्त सवालात और तबसरों से वो किसी भी लम्हे भड़क कर खामोशी इख्तियार कर सकती थी। यहाँ शी के कारिंदे तुम्हारी मदद तो करते होंगे? मैंने नरमी से पूछा। बिल्कुल नहीं, उसने नफे में सर हिलाकर कहा। जिमी लॉयड को यहाँ बगावत का सामना था। हालात काबू में आने तक उसने बॉब को बिल्कुल अलग थलग रहकर काम करने का मशवरा दिया था, मगर मुनासिब वक्त आने से पहले ही जिमी लॉयड को वाशिंगटन में गोली मारकर हलाक कर दिया गया। उसको मुखालिफ आखिरकार सदर को अपना हम नवाब बनाने में कामयाब हो गए थे। यानी अमेरिका के सदर ने जिमी लॉयड के मुखालिफों से गठ जोड़ करके इन्हें शी की सरकारी इमदाद खाने की खुली छूट दे दी और जिमी लॉयड को मरवा दिया। मैंने हैरत और बेयकीनी से पूछा, हो सकता है कि सब कुछ बिल्कुल इसी तरह ना हुआ हो, मगर जिमी लॉयड की जानिशी की नामुजदगी ने साबित कर दिया कि व्हाइट हाउस की सोच में कोई ऐसी ही तब्दीली आई थी। जिमी लॉयड ने अपने कत्ल से 2 दिन पहले सैटेलाइट फोन पर बॉब से बात की थी। इसकी छठी इसने इसे चौकन्ना कर दिया था और वो अपनी जान को खतरे में महसूस कर रहा था। इससे अपने गिर्द कोई जाल मजबूत होता हुआ मालूम हो रहा था, क्योंकि सदर की इंतखाबी मजबूरियां उसे जिमी लॉयड के मुखालफों की तरफ झुकने में मजबूर कर रही थी। तुम अपनी गुफ्तगू में बहुत इख्तिसार से काम ले रही हो। मैं जिमी लॉयड के कत्ल का पूरा पस मंजर जानना चाहता हूँ। सदर के किसी आम मुलाकाती का ऐवान सदर के अहाते में कत्ल होना ही मेरी बातों का सबसे बड़ा सबूत है। जिमी लॉयड को उस वक्त किसी बेआवाज राइफल का निशाना बनाया गया जब वो सदर से मिलने के बाद रवानगी के लिए अपनी आर्मड कार में बैठ रहा था। ये कोई मामूली बात नहीं थी।
इस वाक़े की पहले से मंसूबाबंदी कर ली गई थी। जिमी लॉयड के जानशी के तकर्रुर ने पूरी बात ही खोल दी। इन बातों में महव होकर एलिस आर्जी तौर पर अपने गम और सदमे को भूल चुकी थी और नहायत पुर असर अंदाज में कह रही थी, जिम क्लार्क को शी का सरबराह बना दिया गया। जानने वाले जानते हैं कि वो रास अल्मेडा का दोस्त था और रास अल्मेडा जिमी लॉयड से जाहिरी दोस्ती रखने के बावजूद रकम का जो शी को मिलती है सबसे बड़ा तलबगार था। रास अल्मेडा एक अरबपति सनतकार होने के बावजूद डेविड स्टार नामी यहूदी तंजीम का रूह रवां है। इस हवाले से जेर जमीन बासर लोगों में उसका गहरा असर रसूख है। इस बात में कोई शक नहीं कि वो डेविड स्टार की तरक्की पर बेदरेक अपनी दौलत लुटाता है। जाती मामलात में बहुत हरीस और लालची इंसान है। इसी की आरजू थी कि शी को मिलने वाली बेअंदाजा रकूम पाकिस्तान में हेरोइन के फरोग में लुटाने की बजाय हेरोइन की तिजारत में लगाई जाए और इस तरह हासिल होने वाली भारी आमदनी से डेविड स्टार्स की ताकतवर तरीन नस्ली और सियासी तंजीम बना दी जाए। अपने इन मकासद के लिए उसे अमेरिका में आबाद पूरी यहूदी बरादरी की हमायत हासिल है। अमेरिका में यहूदियों के हर माबद के रबी डेविड स्टार से भरपूर मुशायरा हासिल करते हैं। रास अल्मेडा ने अमेरिका के सदर को धमकी दी थी कि जिमी लॉयड को शी की सरबराही से माजूल करके उसके आदमी को नामजद न किया गया तो अमेरिका में आबाद सारे यहूदी इंतखाबात में मुखालिफ जमात का साथ देंगे। यानी जिमी लॉयड को हटाना सदर की इंतखाबी मजबूरी बन गई थी। मैंने कहा, यहूदियों की हमायत अमरीकी इंतखाबात में कलीदी किरदार अदा करती है। एलिस बोली, दोनों पार्टियां अपने इंतखाबी मंशूर में यहूदियों की खुशनुदी के लिए खास एहतमाम करती हैं। सदर को आने वाले इंतखाबात में यहूदियों की हमायत की यकीन दहानी मिल गई और रास अल्मेडा को शी के वसाइल से खेलने की आज़ादी मिल गई। जिमी लॉयड के खून पर होने वाला यह सौदा तुम्हारी सियासत में यहूदियों के असर रसूल का एक खून शाम सबूत है। लेकिन यह बात समझ में नहीं आती कि तुम्हारे सदर ने जिमी लॉयड के कत्ल के लिए ऐवान सदर का इंतखाब क्यों किया। तुम ठीक कह रहे हो, इसे कहीं भी कत्ल कराया जा सकता था, मगर बोब का एक खास नजरिया था। सदर ने उसे इस्तीफा देने के लिए बुलाया होगा। जिमी लॉयड अड़ गया। वो सदर के बहुत से राजों का आमीन था। बाहर जाकर वो जुबान खोलता तो अमेरिका में एक तूफान बर्पा हो जाता। जिमी लॉयड का इनकार सदर के लिए गैर मुतवक्का साबित हुआ और जिमी लॉयड को वहां से जिंदा लौटना नसीब न हो सका। इससे मुज़ाकरात जरूरी थे। अव्वल खान ने कहा, मुज़ाकरात किए बगैर सदर उसकी मौत का परवाना जारी नहीं कर सकता था, क्योंकि जिमी लॉयड बहरहाल सदर का एक खास मोहरा था जिससे दूसरे काम भी लिए जा सकते थे। जिमी लॉयड के कत्ल के बाद शी से तुम्हारे राब्ते खत्म हो गए। मैंने एलिस से पूछा। जिमी लॉयड के हमदर्दों से कुछ खबरें मिलती रहीं। जिम क्लार्क ने शी के सरबराही संभालते ही पाकिस्तान के जरिए अमेरिका और यूरोप में हेरोइन के स्मगलिंग का कारोबार मुनज़्ज़म करने का फैसला कर लिया। इन भेड़ियों को सिर्फ पैसा कमाने से गर्ज है। इन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं कि हेरोइन इस्तेमाल करने वाले कितनी सुरात से दर्दनाक मौत के आगोश में पहुंचते हैं। जिम क्लार्क शी के बागियों और जिमी लॉयड की रिपोश बेटी से गहरी कारोबारी मुफाहमत करने के इरादे से कराची आया, लेकिन वो इन लोगों को अपनी नेक नियति का यकीन नहीं दिला सका। वीरा लॉयड अपने बाप के किसी जानशी का तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। बाकी ये समझे होंगे कि जिम क्लार्क उनकी सरकोबी के लिए बनफ्से नफीस यहाँ पहुंचाए। उन्होंने बेदर्दी से उसे भून डाला। मैं महसूस कर रहा था कि एलिस को इस वक्त तक ये इल्म नहीं हो सका था कि फ्रीडम लॉज में उन लोगों पर हुक्म चलाने और बॉब को हलाक करने वाला रास अल्मेडा ही था। उसके बारे में एलिस का लबो लहजा ला ताल्लुकाना सा था। जिम क्लार्क की जगह किसने ली है? एलिस को खामोश पाकर मैंने सवाल किया। वो भी रास अल्मेडा ही का कोई हाशिया बरदार होगा। एलिस ने कदरे हकार से कहा। इसका मतलब है कि आखिरी दिनों में कराची में शी ने बॉब के हरीफ का रूप तार लिया था। वो हेरोइन को यहाँ फैलाने पर मेहनत कर रहा था और शी यहाँ की सारी हेरोइन समेट कर महंगी मंडियों में ले जाना चाहती है। कोशिश यही थी, लेकिन शी को अभी तक कोई कामयाबी नहीं हो सकी है। वो यहाँ के बागियों से खौफजदा है। इनमें डैनी का नाम सरे फहरिस्त है। वो किसी बदमस्त सांड की तरह हर उस शख्स से उलझता फिरता है जो पाकिस्तान के किसी भी मफाद के खिलाफ कोई काम कर रहा। बोबो रेंडल से भी हाल ही में उसकी झड़पें हुई थी। इसके बारे में भी बताती चलो, मैंने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। वो हमारी बदनसीबियों की इब्तिदा थी। एलिस एक गहरा सांस लेकर बोली। बोब अपने अरूज के दिनों में अमेरिका का एक मारूफ आदमी था। वो यहाँ जिस मिशन पर काम कर रहा था वो पाकिस्तानियों के नजदीक कोई संगीन जुर्म हो सकता है, लेकिन हमारी इस वक्त की सरकारी पॉलिसी और शी के मकासद से हम आहंग था। इब्तिदा में हमें अपनी बका के लिए यहाँ मुतय्यन सफारतकारों से मदद लेनी पड़ी। रफ्ता रफ्ता सफारती एहलकारों से हमारे ऐसे मरासम हो गए कि हम कभी कभार इनके लिए खुफिया मालूमात फराहम करने लगे। जब बोब ने अपने मिशन के लिए फ्रीडम लॉज हासिल कर लिया तो इसने अपने 2 हम ख्याल और करीबी साथियों को भी अमेरिका से यहाँ बुला लिया। वो बहुत फ्याजी से इनकी सारी माली जरूरियात पूरी करता रहता था। इनमें से एक का नाम रैंडल और दूसरे का टॉम था। टॉम चंद रोज पहले ही डैनी से एक मुकाबले में मारा गया था। डैनी से इन तीनों को क्या पुरख्वाहिश थी? मैंने पूरी बात समझ लेने के बावजूद अनजान बनकर मासूमाना लहजा में सवाल किया। कुछ भी नहीं, उसने एक लफ्ज पर जोर देकर कहा। पिछले 3 बरसों में हमारा किसी से कोई तसादुम नहीं हुआ था। हम नहायत खामोशी मगर लगन से अपना काम कर रहे थे। समाजी कामों में दिलचस्पी लेने वाले मुअज़्ज़ज़ घरानों से हमारा गहरा मेल जोल था, लेकिन चीफ की आमद ने हमारा सारा निजाम दरहम बरहम कर दिया। ये चीफ कौन है और कहां से आया था? मैंने मुस्तरबाना लहजे में पूछा।
वो वही मनहूस है जो फ्रीडम लॉज में बॉब और रैंडल को कत्ल करके हेलीकॉप्टर से फरार हुआ था। वो खुशीले लहजे में बोली। वो CIA के असिस्टेंट डायरेक्टर गैरी हार्ट और इंस्पेक्टर जेफ मिलर को साथ लेकर डैनी का कला कामा करने आया था, मगर चंद ही रोज में इन दोनों पर एतमाद को बैठा। चीफ की मदद के लिए हमारे कौंसल जनरल ने बॉब को फोन किया था। बॉब जब चीफ से मिलकर आया तो सख्त मुस्तरिब और परेशान था। उसने बताया कि कौंसल खाने के एक कमरे में चीफ ने पर्दे के पीछे से सारे मुज़ाकरात किए थे। उसने रैंडल और टॉम के बारे में जानने के बाद बॉब को 3 ऑपरेटर्स दिए थे और इन तीनों को ब्लैक, ग्रे और व्हाइट हाक के कोड दिए थे। इसके बाद ही से वो तीनों मसरूफ और परेशान रहने लगे थे। एक रात चीफ के हुक्म पर बॉब और टॉम घर से निकल गए, लेकिन फिर बॉब अकेला वापस आया। वो सख्त खौफजदा था क्योंकि टॉम डैनी से मुकाबले में मारा गया था। उसके बाद बॉब और रैंडल मुझ से भी राजदारी बरतने लगे। इन्होंने तुमको नहीं बताया कि चीफ के रूप में कौन है? मैंने पूछा। नहीं। उसने अपने सर को नफी में जुम्बश देकर कहा। वो खुद उसकी असलियत से नावाकिफ थे तो बेचारे मुझे क्या बताते, लेकिन मैं जानती हूँ कि चीफ के आने के बाद उनकी जिंदगी अजीरन हो गई थी। वो तीनों हर वक्त खौफजदा और परेशान रहने लगे थे। बाद में चीफ फ्रीडम लॉज ही में आ पहुंचा था। इस वक्त भी तुमको नहीं मालूम हुआ कि वो कौन था? वो कदावर और वजी आदमी था, लेकिन उसने अपना कोई तारुफ नहीं कराया। हम लोग उसे अदब और एहतराम से चीफ ही के नाम से पुकारने पर मजबूर थे। एलिस ने बेबसी से कहा, तुम चारों में से कोई रास अल्मेडा को पहचानता था? मैंने धीरे से पूछा। मेरे सवाल पर वो बुरी तरह चौंक पड़ी और मुझे घूरते हुए सरसराती हुई आवाज में बोली, क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि चीफ के रूप में रास अल्मेडा खुद यहाँ आया हुआ है? फिलहाल मैं कुछ भी कहने की पोजीशन में नहीं हूँ, मैंने संजीदगी से कहा। मेरे ज़हन में एक मुहूम सा ख्याल आया था। मुझे अपने सवाल का जवाब दरकार है। मेरा ख्याल है कि हम में से कोई भी रास अल्मेडा से वाकिफ नहीं था। अमेरिका में भी बहुत कम लोगों ने उसे देखा होगा। वो अपनी जात को हमेशा पसे मंजर में रखता है। इसके तौर तरीके बिल्कुल जिमी लाइट जैसे हैं। पहली बात यह कि इब्तिदा में वो चारों रास अल्मेडा को नहीं पहचानते थे और ना उन्हें यह राज मालूम था कि चीफ के पर्दे में रास अल्मेडा कराची आए हुए। मगर गैरी हार्ट और जेफ मिलर के कजिए में मैंने ऑपरेटर्स पर तलखो तुरश बातें करते हुए उसका ये राज फाश कर दिया था। मगर बॉब और रैंडल ने एलिस की परेशानी के ख्याल से या फिर रास अल्मेडा की किसी धमकी के ज़ेरे असर एलिस को यह राज नहीं बताया था। यही वजह थी कि एलिस अपने फ्रीडम लॉज में चीफ को फाल देखकर भी निश्चित शनाख्त नहीं कर सकी थी। टॉम वो राज जानने से पहले ही जहन्नुम वासिल हो चुका था। बॉब और रैंडल को रास अल्मेडा ने फरार होते वक्त तलाक कर दिया था। पता नहीं उसने एलिस को क्यों फरामोश कर दिया था। हो सकता है कि वो एलिस या मिस हार्वे को इस मामला से बिल्कुल अलग थलग समझ रहा हो। तुमने हमारे साथियों के सामने इब्तदाई बयान में कहा है कि तुम्हारे शौहर की मौत बैनुल अक़वामी मुजरिमों की रस्साकशी का नतीजा है। क्या तुम अपने इस बयान की वजाहत करोगी? मैंने सर्द लहजे में कहा। जब तक शी में जिमी लाइड के कदम जमे हुए थे, हेरोइन और पाकिस्तान के हवाले से हम सब का मिशन यकसा था। हमारी हुकूमत से बॉब तक सबकी यही कोशिश थी कि पाकिस्तान में हेरोइन की मांग और खपत बढ़ाकर अमेरिका को महफूज किया जाए। शी पर रास अल्मेडा का कब्जा होने के बाद पोजीशन बदल गई। हुकूमत अपने मुवक्कफ से दस्तबरदार होगी। रास अल्मेडा पाकिस्तानी और अफगान हेरोइन का तलबगार था, जबकि हम अपने खर्च पर इसे यहाँ मुफ्त बांट रहे थे। इन्हें मालूम था कि जो शख्स अपने सीने पर अकलौते बेटे की दर्दनाक मौत का दाग लेकर अपना सब कुछ बर्बाद करके एक मिशन पर पाकिस्तान आया, वो किसी भी कीमत पर अपने मिशन से इन्हेराफ नहीं करेगा। चीफ हमारी हुकूमत का नुमाइंदा रहा हो या रास अल्मेडा का हरकारा, वो अमेरिका ही से फ्रीडम लॉज की बर्बादी का मंसूबा लेकर चला था। और तुम देख लो कि चीफ ने पसपा होते होते भी बॉब और रैंडल को मारकर फ्रीडम लॉज का मिशन हमेशा के लिए दफन कर दिया। तुम्हें यकीन आ गया कि उन्हें चीफ ने फरार होते हुए कत्ल किया था? मैंने पूछा। पहले मुझे शुबा था कि मुझे चीफ से बदजन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर मुझे लाशों की हालतें दिखाई गई। जो लोग लड़ते हुए मारे गए थे उनकी लाशें बुरी तरह छलनी हो गई थी। एलिस ने कहा, मैं खुद फ्रीडम लॉज में महसूर थी। मुझे मालूम है कि वहां ताक ताक कर निशानेबाजी नहीं हो रही थी, बल्कि अंधाधुंध बरस्ट चलाए जा रहे थे। इस मुकाबले में मरने वालों का वही होचर होना चाहिए था। दूसरी तरफ 3 लाशें बिल्कुल सही सलामत थी। इन तीनों के दिल या पेशानी में सिर्फ एक एक मोहलक गोली का दाग था। बॉब और खान के सीनों में दिल के मकाम पर सुराग था और रैंडल की पेशानी के वस्त में गोली पे वस्त हुई थी। मुकाबले में ऐसा होना मुमकिन नहीं था। चीफ के हाथों मरने वाला तीसरा मकामी कौन था? इसे ताफुन पर आमादा पाकर मैं हर बात जान लेनी चाह रहा था। वो एक वफादार कबायली दिलावर खान था, मगर हम उसे सिर्फ खान कहा करते थे। वो बहुत दबंग आदमी था। हमारे मकामी स्टाफ को वही कंट्रोल करता था। उसकी सूरत से सबकी रूह फना होती थी, क्योंकि डिसिप्लिन के मामले में बहुत सख्त था। हमारी जरूरत के लिए उम्दा हेरोइन की खरीदारी भी वही करता था। खूब। बॉब को ऐसा वफादार कबायली कहाँ से मिल गया जो हर फन मौला था? मैंने हैर से पूछा। हमारे सफारतकार तुम्हारे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के दौरे पर जाते रहते हैं और लोगों से मिलने जुलने के दौरान काम के आदमियों को उतार लेते हैं। वो पहाड़ों में रहने वाले एक मलिक का बेटा था। वो अपने माहौल से बुरी तरह उकताया हुआ था और कराची की बारोनक जिंदगी के मजे उठाना चाहता था। उसके बाप ने एक सफारतकार से इसका जिक्र किया था। फ्रीडम लॉज बना तो इस सफारतकार ने खान को उसके पहाड़ी गांव से कराची बुलाकर बॉब के हवाले कर दिया। बॉब की दी हुई मराहत और आजादियों ने उसको इस कदर मुतासर किया कि वो बॉब के इशारे पर किसी को कत्ल भी कर सकता था। वो मैट्रिक तक पढ़ा हुआ था। वो तुम्हारे लिए हेरोइन कहाँ से लाया करता था? काफी देर बाद अव्वल खान ने दोबारा दखल अंदाज होकर पूछा।
इसके हेरोइन फरोशों से करीबी राब्ते थे। सवाबी में इसके बाप की जमीनों पर अफीम की काश्त होती है और वो लोग इस महंगी फसल की वजह से खुशहाली की जिंदगी गुजारे। अफीम की काश्त करने और हेरोइन बनाने वालों का चोली दामन का साथ होता है। ये दिलावर खान के लिए कोई काम ही नहीं था। मेजर गौस ने एलिस के सामने रास अल्मेडा का नाम लेकर नहायत होशमंदी का सबूत दिया था। चीफ की असलियत से बेखबर होने की वजह से एलिस ने शायद अपनी पूरी कहानी बिलाका मुकास से सुना दी थी। अगर इसे पहले ही हकीकत का इल्म हो गया होता तो वह हरगिज भी इतनी तफसील में ना जाती। उसने जिमी लाइट, रास अल्मेडा और अमेरिका के सदर के दरमियान इंतखाबी गठजोड़ और फिर खून रेजी के बारे में जो कुछ बताया था वो बहुत अलमनाक था। हम पाकिस्तान में सखी मुराद के घनौनी किरदार को रो रहे थे, लेकिन इंसानी आजादियों के सबसे बड़े अलम बरदार अमेरिका की सियासत भी कुछ कम गंदी नहीं थी। ऐसा मालूम होता था जैसे साइंसी और मशीनी तरक्की के साथ साथ पूरी दुनिया में इंसानी मुआशरे तजाद, शिकस्त और रेख्त और तनज़्ज़ुल का शिकार हो रहे थे। रही से इंसानी और इखलाकी इक़दार तेजी से मिट रही थी और जमहूरियत की आड़ में हर जगह जंगल का सा कानून फल फूल रहा था।